हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में हम विसरण के बारे में पढ़ चुके हैं कि वास्तविकता में विसरण होता क्या है। तो विसरण बेटा क्या होता था? पदार्थ के अणुओं का, ध्यान से सुनना है, मैं आपके लिए 2 मिनट रिवाइज करा देता हूँ आपके चैप्टर को, कि पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है बेटा? विसरण कहलाता है। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था। मान के चलिए प्रयोगशाला के अंदर आप अमोनिया की बोतल को बेटा खोल दो, ढक्कन को खुला रख दो, तत्पश्चात यानी कुछ समय में ही उस अमोनिया की गंध पूरे कमरे में बेटा विस्तृत यानी फैल जाती है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो विसरण होता है बेटा वो स्वतंत्र विसरण होता है। स्वतंत्र विसरण का मतलब क्या होता है? विस्तृत होने वाले अणु, आप ध्यान से समझना, एक विसरण बोला मैंने और एक स्वतंत्र विसरण बोला मैंने। तो विस्तृत होने वाले जो अणु है बेटा, कौन से? विस्तृत होने वाले अणु वातावरण में जब विस्तृत होते हैं तो वो अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं बेटा, इसे बोला जाता है स्वतंत्र विसरण। क्या बोला जाता है बेटा? स्वतंत्र विसरण, यानी वातावरण के अन्य तत्वों से वो विस्तृत मतलब कि प्रभावित नहीं होते हैं, इससे बोला जाता है स्वतंत्र विसरण। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? अब देखिए, आपने देखा था कि विसरण की जो प्रवृत्ति है, विसरण की प्रवृत्ति, तो आपने देखा था विसरण की जो प्रवृत्ति है बेटा, वो चाहे ठोस अवस्था हो, चाहे द्रव अवस्था हो और चाहे गैस अवस्था हो, तीनों ही अवस्थाओं में विसरण की प्रवृत्ति समान होती है। विसरण की प्रवृत्ति क्या होती थी बेटा? समान होती थी। ये पॉइंट आपको, छोटे छोटे पॉइंट आपको महसूस करने बेटा। आगे बेटा बात समझ में। और इसमें क्या होता है बेटा, याद रखना, विसरण की जो दर है, आपको याद रखना है, जो विसरण की जो प्रवृत्ति है, विसरण की प्रवृत्ति तो सभी में समान होती है, लेकिन अगर विसरण की दर की आप बात करते हो तो वो दर कैसी होती है बेटा? सभी में अलग अलग होती है। आ गई बेटा बात समझ में? ठीक है। अब देखिए बेटा, उसके बाद आपने पढ़े थे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी विसरण की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखा आपने कि ताप, ताप क्या होता है बेटा? जिस प्रकार ताप बढ़ेगा उस प्रकार विसरण की दर भी बढ़ती है। क्या होता है बेटा? विसरण की दर भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ने से क्या होगा? पदार्थ के अणुओं के मध्य जो गतिज ऊर्जा है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो पदार्थ के अणु तेजी से विस्तृत होंगे, और जब तेजी से विस्तृत होंगे तो विसरण की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप देखिए, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक में ताप हो गया, घनत्व होता था। घनत्व में क्या होता था बेटा कि R बराबर 1/√d, मतलब घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब घनत्व किसी का ज्यादा है तो उस गैस की विसरण दर क्या होगी? कम होगी, और अगर विसरण दर ज्यादा है तो उस गैस का घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो लगभग बेटा हमने यहां तक इसकी बात की थी। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विसरण का महत्व क्या है, यानी विसरण का क्या महत्व है। देखिए बेटा, हेडिंग करनी है आपको, हेडिंग करिए।
देखिए बेटा, पौधों में विसरण का महत्व। तो पौधों में विसरण का बेटा क्या महत्व होता है? पहला महत्व है वायुमंडल में O2 CO2 का आदान प्रदान। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? वायुमंडल और जो पादप होते हैं, वायुमंडल में पादपों में O2 एवं CO2 का आदान प्रदान, यानी एक तरफ से ये कहा जाता है गैसीय विनिमय बेटा। क्या कहा जाता है? गैसीय विनिमय। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या होता है? खनिज लवणों, उसके बाद देखिए बेटा, खनिज लवणों का निश्चेष्ट अवशोषण होता है। निश्चेष्ट अवशोषण होता है। ये भी किसके थ्रू होता है? विसरण के फलस्वरूप होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, जहां पर खनिज लवण ज्यादा होंगे और कहीं पे कम है, तो कहां मृदा में तो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मृदा में कैसे होते हैं? खनिज लवण ज्यादा और पादप के अंदर कम होंगे, तो मृदा से अपने आप ही स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ जाएंगे। तो ये पौधों में विसरण का महत्व है बेटा, नोट कर लो। नोट कर लो बेटा। पहला है वायुमंडल एवं पादपों में O2 CO2 का मध्य आदान प्रदान। उसके बाद बेटा, उसके बाद चलिए बेटा, अगली जो प्रक्रिया है वो क्या पढ़ेंगे बेटा हम? विसरण हो गया। अब इसके बाद देखते हैं परासरण। नेक्स्ट हेडिंग कीजिए परासरण। ठीक है बेटा, चलिए हेडिंग कीजिए परासरण। याद रखना है बेटा, परासरण की जो खोज की थी वो किसने की थी? एवेनोलेट ने की थी। किसने की थी बेटा? एवेनोलेट ने की थी। अब समझिए और सुनिए, 1 मिनट के लिए आप अपनी कॉपी और पेन साइड पर रख दो और सुनिए मेरी बात को। परासरण बेटा क्या होता है? याद रखना है, परासरण एक प्रकार का विसरण है। परासरण एक प्रकार का क्या है बेटा? विसरण है। कौन? परासरण। क्या है? एक प्रकार का। क्या है? विसरण। कौन? परासरण। तो परासरण एक प्रकार का विसरण है। कैसे बेटा? कि बेटा इसमें जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना ही क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। तो परासरण और विसरण दोनों में क्या अंतर हो गया? कि सर परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, जबकि विसरण में नहीं है।
देखिए बेटा, इसको समझ लो एक बार कि परासरण क्या है? एक प्रकार का विसरण है जिसमें जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है बेटा? परासरण कहलाता है। तो इसमें जो मुख्य प्रधानता है वो किस चीज की है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली की। ठीक है, नोट कर लो बेटा आप। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? परासरण में दो तंत्रों के मध्य पारगम्य झिल्ली का होना, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है बेटा, दो तंत्रों के मध्य कौन सी झिल्ली का होना अनिवार्य है? परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए परासरण के प्रकार। अच्छा, एक पॉइंट लिख लो। सुनिए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परासरण की विधि का प्रदर्शन किस विधि द्वारा होता है, यानी परासरण की क्रिया का जो प्रदर्शन है वो किस विधि द्वारा होता है? थिसिल कीप विधि द्वारा। नोट कर लो बेटा जल्दी से।
अब देखिए आगे बेटा परासरण के प्रकार। देखो परासरण के प्रकार। बेटा परासरण की याद रखना कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला देखिए अंतःपरासरण, ठीक है। देखिए अंतःपरासरण में क्या होता है बेटा, जब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करे, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, जब किसी कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखते हैं, जब किसी समझो बेटा, अंतःपरासरण का मतलब क्या है, जब किसी कोशिका को अल्प परासारी विलयन में रखते हैं, यानी अल्प परासरणी। अब अल्प परासरणी विलयन कौन से होते हैं बेटा, याद रखना, ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा तो क्या हो, कम हो, और विलायक ज्यादा हो, ठीक है, विलयन में रखते हैं तो जल बाहर से कोशिका में प्रवेश करने लगता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अंतःपरासरण। जैसे एग्जाम्पल अगर दो तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, किशमिश का पानी में फूलना। किशमिश का पानी में फूलना। चलो लिख लो बेटा इसे फटाफट। उसके बाद देखिए बेटा, ये तो हो गया क्या अंतःपरासरण। अब इसके बाद देखिए बाह्य परासरण। बाह्य परासरण में क्या करते हैं बेटा, याद रखना है, अति परासरणी विलयन होता है। कैसा होता है, अति परासरणी। अंतःपरासरण में कौन सा था, अल्प, इसमें कैसा हो जाएगा, अति परासरणी। तो जल, अब इसमें क्या होगा, रखते हैं तो जल, कोशिका के अंदर से कोशिका के अंदर से क्या निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और एग्जाम्पल,
अंगूर को शर्करा के घोल में रखने पर पिचकना। अंगूर को यदि हम शर्करा के घोल में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, अंगूर सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। क्यों? क्योंकि शर्करा का घोल क्या है, अति परासरणी विलयन, गाढ़ा विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो और विलायक की मात्रा कम हो, एक तरफ से चाशनी। अब अंगूर को जब उसमें रखेंगे तो अंगूर तो भाई अंगूर के अंदर से जल निकल जाएगा तो पिचक जाएगा। तो अंगूर को शर्करा के घोल में रखने पर अंगूर का पिचकना किसका उदाहरण है, वायु परासरण का उदाहरण है। अति परासरणी विलयन का मतलब क्या होता है, एक तो होता है अल्प परासरणी और एक अति परासरणी। अल्प परासरणी मतलब पतला विलयन, जिसमें विलेय क्या हो, कम हो और विलायक ज्यादा हो, और अति परासरणी में विलेय ज्यादा विलायक कम। लिख लो बेटा जल्दी। लिख लिया बेटा? अब आगे देखिए, परासरण का महत्व क्या है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, याद रखना है परासरण का महत्व। पौधों में जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरण, ये भी जो होता है ये भी किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है बेटा। ठीक है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि भी परासरण की क्रिया पर निर्भर करती है बेटा। एक और लिख लो, तरुण कोशिकाएं, नई नई जो कोशिकाएं होती हैं, युवा कोशिकाएं, तरुण कोशिकाओं की लिखो बेटा जल्दी से, तीन महत्व हैं।
मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, मूल रोमों के द्वारा जो जल अवशोषण होता है वो भी किस क्रिया पर निर्भर करता है, यानी किस क्रिया के फलस्वरूप होता है, परासरण। पौधों में जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो विसरण होता है वो भी इसी के द्वारा होता है, और तरुण कोशिकाओं की वृद्धि भी इसी पर निर्भर करती है। एक और महत्व लिख लो बेटा, याद रखना है, हिमीकरण यानी जमना, शुष्कन सूखना के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। याद रखना कौन, परासरण। तो ये जो हमने बात की थी, ये बात की थी हमने बेटा किसकी, परासरण के महत्व की। लिखो बेटा, ठीक है बेटा। तो देखिए अभी तक बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 5 में हम 2 प्रोसेस पढ़ चुके हैं। एक तो हम विसरण के बारे में पढ़ चुके हैं, और एक हम परासरण के बारे में पढ़ चुके हैं। याद रखना है बेटा, विसरण के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, और परासरण के बारे में मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बेटा। तो अब इससे आगे की जो भी बातें हैं, जो भी चर्चा है, मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। तो याद रखना है, परासरण के बारे में आज मैंने परासरण की डेफिनेशन आपको बताई, फिर उसके पश्चात मैंने आपको परासरण के प्रकार बताए कि भाई कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, अंतः परासरण, बाह्य परासरण, दोनों की परिभाषाएं लिखाई, एग्जाम्पल्स लिखाए, और उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था परासरण का महत्व, कि परासरण का महत्व क्या होता है। तो इसमें से याद रखना है, परासरण के महत्व में से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है कि या तो ऐसे आएगा कि परासरण का कोई एक महत्व लिखो, या परासरण का कहाँ का महत्व होता है। तो इस हिसाब से ये आपको याद रखना है। परासरण का महत्व फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आपको करना है। ठीक है। अब बेटा इससे आगे की जो क्लास है, इससे आगे की क्लास में मैं आपको बेटा अगली प्रोसेस बताऊंगा, पारगम्यता। क्या बताऊंगा बेटा, पारगम्यता। ठीक है। तो मैं आपको पहले ही दिन नोट करा चुका हूँ कि इसमें 5 प्रोसेस हैं, विसरण, परासरण, पारगम्यता, जीव द्रव्य कुंचन और अंतः शोषण। ठीक है बेटा। तो अब हम 2 प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, और कल पढ़ेंगे हम पारगम्यता, 3rd प्रोसेस। ठीक है।